शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें आप लोगों को कुछ टिप्स दिए जाएंगे पेपर के हवाले से कि पेपर किस तरह से बनता है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और उनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंटेंट लिस्ट की तरफ चलें तो इसमें जो कोर्स है आप लोगों का वो दो हिस्सों पर डिवाइडेड है। इसमें रीडिंग स्किल्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं आप लोगों के मिड टर्म में, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार बच्चों की तरफ से पूछा जाता है और क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए आप लोगों को अभी इतना जो है वो नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में कि पेपर में क्या मिड टर्म से भी जो है वो पेपर बनता है या नहीं बनता, कुछ हिस्सा उसका शामिल किया जाता है पेपर में आया के। जी हाँ, बिल्कुल। एडीपी का जितने भी फोर्थ सेमेस्टर हो चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो जारी है, बीएस जिसे हम फिफ्थ सेमेस्टर कहेंगे। तो आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें मिड और फाइनल दोनों का सिलेबस कम्प्लीटली इंक्लूड होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एडीपी में आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट है वो चाहे मिड टर्म का हो चाहे फाइनल टर्म का, आप लोगों ने दोनों को ही प्रिपेयर करना होता है। ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो आप लोगों से पूछता है। तो इसमें कोर्स कंटेंट में सबसे पहले अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात करें तो इसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग and finding specific and general information quickly, distinguishing between relevant and irrelevant information according to purpose for reading, recognizing and interpreting cohesive devices, distinguishing between facts and opinion। तो ये हमारे पास मिड टर्म का सिलेबस है और इसमें अगर हम देखें स्कीमिंग, सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि अगर क्वेश्चन इसमें से आ भी जाए और बच्चों ने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, एटलीस्ट उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। स्कीमिंग के ऊपर जो हैं वो मेरे डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इसी चैनल पे ही। इसके अलावा बाकी जितनी भी यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएंगी। ऑलमोस्ट सभी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ पे जाके आप लोग उन्हें सुन लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले स्कीमिंग है। स्कीमिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होता है। इसमें क्या करना होता है आप लोगों ने कि आप लोग टेक्स्ट को सारे को नहीं पढ़ते, उसके कुछ हिस्से को आप लोग पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई डेट देखनी है तो आप लोग वर्डिंग के ऊपर गौर नहीं करेंगे। जब भी आप लोग नज़र दौड़ाएंगे तो उसमें आप लोगों की क्या सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि डेट कहाँ पे लिखी है, आप लोग वहाँ पे जाएंगे। उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये लोकेट करते हैं, हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं आया कि वो टेक्स्ट में किस जगह पर वाक़ है। दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। इन्फ्रेंसिंग एंड फाइंडिंग स्पेसिफिक एंड जनरल इंफॉर्मेशन क्विकली, जल्दी से हम किस तरह से स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग करते हुए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल हो, हम किस तरह से उसको हम तलाश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को गाइड किया अभी कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने डेट को देखना है कि किस डेट को पाकिस्तान जो है वो बना था, 14 अगस्त। तो आप लोग क्या देखेंगे, 14 कहाँ पे लिखा हुआ है, किस पेज पे है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग देखेंगे कि आया कि ये जनरल है एक इन्फॉर्मेशन जो है या फिर ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस फॉर रीडिंग। आप अब पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का कोई ना कोई मकसद है। अब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आपके सुनने का एक मकसद है, एक पर्पस है। अब आप लोग ये वीडियो इसलिए सुन रहे हैं ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा पेपर के हवाले से गैस मिल जाए कि पेपर किस तरह से आएगा। इसी तरह जब भी आप लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग का भी कोई ना कोई पर्पस बिहाइंड ज़रूर होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि पर्पस फॉर रीडिंग। इसमें अब क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि रेलिवेंट होती है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि रेलिवेंट नहीं होती। इसके ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो होगी कि जो आप लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और आपका मकसद है
ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो आपके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी सारा हिस्सा जो होगा वो इरेलीवेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक लड़का 22 किलोमीटर पैदल चलता हुआ आ रहा है। हवा का एक झोंका आया और वो गुजर गया। लड़का जो है वो पैदल चलता हुआ फलां जगह पे पहुंच गया है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि एक लड़का 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चलता हुआ आ रहा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया एक हवा के झोंके को, वो इरेलीवेंट हो गया। इसी तरह से आपके पास पैराग्राफ्स आते हैं और उन पैराग्राफ्स को आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रीड आउट करते हैं, उसमें से जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग गेन करते हैं और बाकी हिस्से को आप लोग छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके आंसर को आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे एक पूरा चैप्टर है, अब जिस तरह ये पूरी कंटेंट लिस्ट आपके सामने है, अब आप लोगों ने जस्ट स्कीमिंग को ही पढ़ना है या इन्फ्लुएंसिंग को ही पढ़ना है, तो बाकी हिस्सों को तो आप छोड़ देंगे ना। तो उस हिस्से को जब हम छोड़ देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर आप लोगों को स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्लुएंसिंग नहीं करनी आती और आप लोग स्कीमिंग कर लेते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, आपने उसी हिस्से को ही शायद स्किप कर दिया हो, वही हिस्सा ही आप लोग शायद ना पढ़ सके हो। तो ये चीज़ें होती हैं, ये लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल हैं, ये आप लोग सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद है कोहेसिव डिवाइसेस। अच्छा, कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं, कोहयन, मिलना, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करना, ये हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे एक इन्फॉर्मेशन आपने पास आउट की, ठीक है, एक लड़की जिसकी उम्र 22 साल है वो कॉलेज जाती है और उसका एग्ज़ाम हो रहा है और जल्द ही वो एग्ज़ाम से फ्री होके अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगी। अब ये क्या है कि हमने एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे के साथ रिलेट किया, एक लड़की है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, उसकी एज इतनी है, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, वो कॉलेज में पढ़ती है, ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ये चौथी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद वो फ्री हो जाएगी, ये पाँचवीं इन्फॉर्मेशन है। अब हमने क्या किया है, इस पूरी कहानी के अंदर एक तसलसल को कायम रखने की कोशिश की है, एक रब्त पैदा करने की कोशिश की है, ताल्लुक़ का जो है वो पैदा करने की कोशिश की है। दैट इज़ कॉल्ड कोहेसिव डिवाइसेस। डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, इसके ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। अच्छा, फैक्ट क्या होता है, दुनिया जहान के अंदर एक फैक्ट है क्या कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सूरज मशरिक़ से ही निकले। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे सूरज निकलता ही नहीं है, या कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे सूरज जो है वो निकलता है और फिर वो गुरूब ही नहीं होता, या कहीं ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए निकलता है और वही उनका दिन होता है। तो ये फैक्ट ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर एक्यूरेट मानी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड इज़ वन, अल्लाह इज़ वन। अब ये मुस्लिम्स के लिए, तो मुस्लिम्स के लिए काबिल कबूल है कि अल्लाह एक है, लेकिन बाकी जो मज़ाहिब हैं, हिंदू लाइक एज दैट, बाकी जितने भी हैं, ईसाई, बाकी जितने भी हैं, अब अगर आप उनको देखेंगे मज़ाहिब को, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो फैक्ट क्या होगा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम प्रूव कर सकें, जिसका कोई ना कोई प्रूफ अवेलेबल हो और वो पूरी दुनिया के अंदर माना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2+2 इज़ इक्वल टू 4, ये अब फैक्ट है। अब दुनिया के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे 2+2 इज़ इक्वल टू 4 ही होगा, इसको हम 5 नहीं कहेंगे, ये फैक्ट है। तो ये होता है फैक्ट एंड ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन बदला जा सकता है, फैक्ट जो होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ के ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग वो भी सुन लीजिएगा। अब हम देखते हैं जी फाइनल टर्म के सिलेबस को। इसमें है गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। इसके ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये होता क्या है। आप मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी वर्डिंग है जिसको आप लोग नहीं जानते। आप लोग क्या करेंगे, उस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उस लफ्ज़ को जिसका आपको मतलब नहीं आता, आप एक आइडिया लगाएंगे कि यार शायद इसका ये मकसद हो सकता है।
इसको हम क्या कहते हैं, गैसिंग द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज। क्लूज कहते हैं इशारों को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहायत ही आसान ये सिलेबस है। मेहरबानी करके आप लोग जब भी आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो तभी से आप लोग राब्ते में रहा करें और कोशिश किया करें कि चैनल के ऊपर यूट्यूब पे ही आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछा करें। यूजिंग द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स एंड यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास अनफेमिलियर वर्ड्स आ गए, हम क्या करते हैं कि उसको हमने मीनिंग को फाइंड आउट करना है। आजकल के डिजिटल दौर में तो ये मुश्किल नहीं है, सेलफोन हर किसी के पास ही है ऑलमोस्ट, उसके अंदर आपके पास डिजिटल जो है वो डिक्शनरीज होती हैं। लेकिन अब पहले क्या होता था कि आपके पास जो है वो बुकलेट फॉर्म के अंदर होती थी, बुक्स के अंदर में बुक्स की फॉर्म में आपके पास डिक्शनरीज थी। आपको पता है कि उसके अंदर एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है A to Z। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक वर्ड जो है फॉर एग्जांपल स्वीट, अब आप लोगों ने स्वीट का मतलब जो है वो फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे एस पे जाएंगे। चलो इसकी एक मिसाल जो है मैं आप लोगों को डेली लाइफ से ही दे देता हूँ। सेल फोन है आपके पास, आपने किसी के नाम को फाइंड आउट करना है, किसी कॉन्टैक्ट के साथ आपने रब्ता करने की कोशिश करनी है फ़लाँ कॉन्टैक्ट नंबर पर। अब आप क्या करेंगे कि आपने जिसके साथ भी रब्ता करना है, आपने बात करनी है, आप डायरेक्ट उसके नंबर पर ही चले जाएंगे, उसके फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे, डायरेक्ट आपके पास वो नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अहमद। अहमद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AHM मैं इस तरह से लिखूँगा और आगे मेरे पास जो नाम्स होंगे AHM से स्टार्ट होने वाले वो मेरे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, यूजिंग द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स एंड यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। इसके बाद अब हमारे पास राइटिंग स्किल्स हैं। राइटिंग स्किल्स में क्या होता है कि आप लोग लिखते किस तरह से हैं, ये इसके अंदर आप लोग वैसे तो 4 स्किल्स आप लोगों ने अमूमन पढ़ी हैं, जिसके अंदर होता है सुनना, देखना, लिखना और बोलना। ये 4 ऐसी स्किल्स हैं जो कि आइल्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। जब भी आप फॉरेन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ये टेस्ट होता है जिसके लिए बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर इन 4 स्किल्स पे आपका अबूर है, आप दुनिया जहान के अंदर कामयाब हैं। इसमें अब हमारे पास राइटिंग स्किल्स के अंदर कुछ हिस्सा उसका दिया गया है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, लाइक एज दैट ये आपके पास अवेलेबल है। ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि हमारे जो हम बात करते हैं, जो हम गुफ्तगू करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके हिस्से कौन कौन से हैं। ठीक, इसके बाद आ गया फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक नाउन फ्रेज होता है, एक वर्ब फ्रेज होता है। सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन ये अगर जिन बच्चों ने इंग्लिश आगे जाके रखनी है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास्टर्स लेवल, MPhil लेवल, PhD लेवल तक ये सिलेबस का हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास फ्रेज़ और क्लास। फ्रेज़ एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि कंप्लीट नहीं होता, जबकि और उसका मतलब भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जो क्लास होता है वो एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें पूरी तकरीबन मिल जाती है कि बात क्या हो रही है। इसके ऊपर भी लेक्चर्स हैं डिफरेंट, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कंबाइनिंग सेंटेंसेस। हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ते कैसे हैं, उसके लिए नाउन फ्रेज पहले आता है, वर्ब फ्रेज बाद में आता है। इनको हम जोड़ते हैं, ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है नाउन और प्लस आगे जो है वो आप डिटर्मिनर और नाउन में आ जाता है, या आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल द बॉय इज़ प्लेइंग। अब ये एग्जांपल है, दी क्या है इसके अंदर, दी बॉय नाउन है इसमें, तो ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। दी आर्टिकल के तौर पे आ जाएगा, बॉय जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउन के तौर पे, ये नाउन फ्रेज हो गया। हम नाउन फ्रेज को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं नाउन में और डिटर्मिनर में। डिटर्मिनर और नाउन, दी डिटर्मिनर, बॉय ये हमारे पास नाउन आ गया। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज बना रहे हैं। ये चीज़ें स्ट्रक्चर की हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाएंगी। उसके बाद हैं टेंसेस, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए जस्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है। जस्ट स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद कर लें, इसके ऊपर भी जो है वो वीडियो अवेलेबल है, जैसे 2 या 3 मिनट की होगी, उसके अंदर आप सुनेंगे तो आपको टेंसेस भी आ जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मीनिंग एंड यूज़, मॉडल्स भी आ जाते होते हैं, ये आप लोगों के पास जो बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
यूज़ ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इसमें एमसीक्यूज़ के तौर पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लें, फ्रेज और क्लास को देख लें, इसके अलावा मॉडल्स को देख लें, और इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग को आप लोग देख लें और समरी राइटिंग इसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी। पैराग्राफ राइटिंग क्या है? विद टॉपिक सेंटेंस। मिसाल के तौर पे आप लोगों को कोई भी पैराग्राफ दिया जाता है, आप लोगों से ये कहा जाता है कि आप लोगों ने इसके अंदर से क्वेश्चनिंग को फाइंड आउट करना है। अब ये जो नीचे बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स हैं ना, ये आप लोगों को कभी भी नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये सबके पढ़ाने का बस की बात नहीं है और टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं अमूमन। लेकिन ये मेरे बच्चे जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा है, ये इन बुक से ही मैं उनको प्रिपेयर करवाता हूँ और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन, क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखी हैं, जिसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग, फायरिंग, स्पेसिफिक एंड जनरल इन्फॉर्मेशन क्विकली, तो ये सारी चीज़ें उन बुक्स के अंदर समझाई गई हैं बड़े डीपली। अगर ये चीज़ें अभी आपको समझ आ जाती हैं तो आपके लिए आने वाले जितने भी सेमेस्टर्स हैं वो नहायत ही आसान हो जाएंगे। और ये बात आप लोगों को मालूम है कि एडीपी के अंदर 3rd सेमेस्टर तक इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने इसको स्टार्ट से ही अपने आप को अप टू डेट रखना है इंग्लिश के हवाले से। और तमाम जितने भी आप लोगों के कोर्सेज़ हैं इंग्लिश के अलावा भी, उन सब की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो बाकी अपने फेलोज़ को भी गाइड कीजिएगा इस चैनल के हवाले से। तो अब मैं एंड पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पेपर के हवाले से। रीडिंग स्किल्स में आप लोगों के पास स्कीमिंग, स्कैनिंग, इसके अलावा रेलिवेंट, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट एंड ओपिनियन, ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम फाइनल टर्म के हवाले से देखें तो इसमें कौन कौन सी ऐसी जो, ये सिर्फ मैं कंटेंट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, पेपर तो टोटल ओवरऑल ही बनता होता है। इसमें आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ को देखना है लाजमी अच्छे से, फ्रेज़ और क्लास को देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी बाज़ औक़ात वो क्वेश्चनिंग उठा लेता है। कंबाइनिंग सेंटेंसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉडल्स आप लोगों ने देखने हैं और इसके अलावा समरी राइटिंग भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर भी ये रिपीट हुआ था। अगर आप बीएस के भी पेपर्स देख लें, चाहे वो जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में जीसी के भी हों या जिसके भी हों, पीयू के हों या यूसीपी के हों, ये अमूमन ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब समरी राइटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो चीज़ वो ये है, एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों ने उसे समझना है। उसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है और रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। इसको आप टॉपिक एक दें कि आप इस पैराग्राफ को क्या टॉपिक देना चाहेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे 4-5 आपको क्वेश्चन दिए जाएं और आपको ये कहा जाए कि ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ के इसको आप अपने अल्फाज में नीचे रीफ्रेज भी कर दें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।